नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने और उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। वो जो समाचार मिला था कि आगरा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, कल फिर समाचार मिला कि जो पकड़े गए हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उसमें जो गौर करने वाली बात है उसमें एक यानी 5 पकड़े गए थे। तो एक तो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के अलावा 4 जो है गैर इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से थे। मतलब कि 4 जो है वह इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के नहीं थे। जरा ये मैंने इस तथ्य पर जरा गौर करिए। उनसे यदि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए जाते हैं जो कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के नहीं थे, तो ये समझ जाना चाहिए कि बगैर जो उस दल का मुखिया है, बगैर उसके समर्थन के संभव नहीं है। अब पूरे समाज को चाहिए कि वह इन सब बातों के लिए हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर निशाना साधने की बजाय उस दल को दंडित करें। दंडित करने का एक ही तरीका है कि उसको मतपेटी पर, ईवीएम मशीन पर, बैलेट बॉक्स पर, बूथ पर उसको नष्ट में नबूद करें। इसके पहले भी उसकी शिकायत ये आई थी कि जब एटीएस व एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस ने जब कुछ अलकायदा के आतंकवादियों को पकड़ा था लखनऊ से, तब ये अखिलेश महोदय कह रहे हैं कि हमको यूपी सरकार पर और यूपी के एटीएस पर भरोसा नहीं है। वो अपरोक्ष रूप से ये कह रहे थे कि उनको अलकायदा पर भरोसा है। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम जरा ऐसे लोगों को जरा ठीक से पहचाने जो कि ये कहें कि उनको सरकार पर भरोसा नहीं है, सरकार के तंत्र पर भरोसा नहीं है और अलकायदा पर भरोसा है। क्या उनको इस देश में रहने का हक बनता है? क्या उनको एक वोट भी मिलने का हक बनता है? इस चीज़ को जरा गौर करें। इसके पहले भी जब वो 2017 का जब वो 2012 का जब चुनाव जीते थे, उसके पहले बोले थे कि जितने भी ये आतंकवादी घटनाओं में बंद हैं उनको हम छोड़ देंगे।
ये आतंकवादियों के हमदर्द बन करके, देखिए इनकी मानसिकता को पढ़ने की जरूरत है, पूरे भारतीय समाज को के द्वारा पढ़ने की जरूरत है कि आतंकवादियों के हमदर्द बन करके, उनके हितैषी बन करके ये सोचते हैं कि ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की हमदर्दी, उनकी सहानुभूति और उनका वोट बटोर लेंगे। ये बहुत ही एक गलत अवधारणा में और या अवधारणा के गड्ढे में समाजवादी पार्टी जैसे लोग पड़े हुए हैं। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, जैसा कि कई बार बताया गया है कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन के समाज में इक्का दुक्का कट्टरवादी तत्व हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन वो कट्टरवादी तत्व जो है आइसोलेटेड नहीं है, उनको इसी तरह की जो समाज विरोधी या कभी कभी ये देश विरोधी जो दल हैं वो पालते हैं। और ख़ास करके उन कट्टरवादी तत्वों को, कौन कट्टरवादी? हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के कट्टरवादी और हिंसक तत्वों को जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, और उसका जो अवतार है इस जीएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस का जो अवतार है, ये केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, वो भी पालती है। नागरिक संशोधन कानून के नाम पर जो हिंसा हुई थी, केजरीवाल ऐसे ही तत्वों से वो हिंसा करवाया था। ये बात जरूर है कि ये मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी वाले सिर्फ वो जो कि इसके जो कि उस केजरीवाल के एजेंट थे, उनको ही बस लटकाया, लटका करके मीडिया को थमा दिया। मीडिया वही बार बार उसको चला रहा था, पेर रहा था, लेकिन मीडिया ने एक बार नहीं कहा कि ये केजरीवाल के एजेंट हैं, असली कल्प्रिट जो है केजरीवाल है। अब केजरीवाल को पालने वाले कौन है? मोदी जी हैं। इस देखिए, कोई भी समस्या, बीमारी जो है, बगैर वो संरक्षण के सह के कोई अपराध होता नहीं है। तो ये मीडिया और ये मोदी सरकार और बीजेपी वाले ऐसे मामलों में जो उसके संरक्षक हैं, जो उसके पालने पोसने वाले हैं, उसको बचाते रहते हैं। तो नागरिक संशोधन कानून पर जो हिंसा हुई, उस पर ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह को लटका कर, दिखा कर और टीवी वालों को सौंप करके टीवी वाले भी उसी तरह दिखाते रहें और हल्ला करते रहें। लेकिन वो केजरीवाल, जो कि असल वो किरदार था, जो कि अपने इन तत्वों से हिंसा करवाया, उसको मोदी जी ने बचाया। तो मोदी जी भी किसी तरह से किसी तरह से उसके जिम्मेदार जरूर हैं। तो उसी प्रकार जो है, ये जब 2012 का जब चुनाव हुआ था, तो ये अखिलेश महोदय ने कुछ आतंकवादियों को छोड़ा था। तो बात यहाँ पर चल रही थी कि ये समाजवादी पार्टी जैसे और भी पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी भी है, वो ममता बनर्जी की टीएमसी भी है, आरजेडी की, और लालू प्रसाद या तेजस्वी की आरजेडी है। ये पार्टियां हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कट्टरवादी या कट्टरवादी तत्वों को जो ये सब पालती भी हैं, और
आतंकवादियों के हमदर्द बन करके ये दिखाना चाहते हैं, देखिए ये सबसे घातक बात है, ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज वो आतंकवादियों का हमदर्द है, ये दिखाना चाहते हैं। तो आतंकवादियों का हमदर्द जो है समाजवादी पार्टी हो सकती है, बहुजन समाज पार्टी हो सकती है, ममता बनर्जी की टीएमसी या ममता बनर्जी खुद हो सकती है, आरजेडी या आरजेडी का तेजस्वी लालू हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों के समाज की देशभक्ति पर, मुल्क परस्ती पर पूरे मुल्क को, पूरे देश को नाज है। यह बात ये समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, आरजेडी के लोग, टीएमसी के लोग, साथ साथ हमारे पूरे भारतीय अवाम के लोग भी जान जाएं कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की देशभक्ति पर पूरे मुल्क को नाज है। हाँ, उसके कुछ कट्टरवादी तत्वों का इस्तेमाल ये जरूर करते हैं समाजवादी पार्टी, केजरीवाल और जीएनपीसी के लोग और ममता बनर्जी के लोग, आरजेडी के लोग, ये लोग इस्तेमाल जरूर करते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारे इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों के समाज का प्रश्न है, वो हमेशा मुल्क के साथ है और उसकी मुल्क परिस्थिति पर पूरे मुल्क को, पूरे देश को नाज है, स्वाभिमान है। तो इस तथ्य के रहते हुए कि हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों के समाज वो अपने देश के साथ है, अपने मुल्क परस्त है, देशभक्त है, उसकी देशभक्ति पर पूरे देश को स्वाभिमान है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी जैसे लोग, जीएनपीसी जैसे लोग, आरजेडी जैसे लोग, टीएमसी जैसे लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये आतंकवादियों के, अलगाववादियों के हमदर्द बन करके कि हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों के समाज वो आतंकवादियों का हमदर्द है। कितनी गलत अवधारणा जो है ये हमारे भारतीय समाज में ये फैलाते हैं और यही कारण है, ये समाजवादी पार्टी जैसे लोगों और जीएनपीसी जैसे लोगों के ही कारण वो दूसरे जो आस्था वाले, खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जो कट्टरवादी तत्व हैं, उनको मौका मिलता है निशाना बनाने का और भेद विभेद फैलाने का। यह तो उसकी जड़ में यही जो है समाजवादी पार्टी के लोग, जीएनपीसी जैसे के लोग की करतूत। और देखिए ना, करतूत है अखिलेश यादव की जिनके कार्यकर्ता सरेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। नारे लगाने वालों में एक को छोड़ करके जो 5 पकड़े गए थे, वो सभी गैर जो है वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के निकलते हैं। और यही हाल जो है राहुल गांधी के सभाओं में जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, उसका भी यही हालत। वो इक्का दुक्का जरूर वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का होगा जरूर, लेकिन अधिकांश जो है गैर इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का ही होता है। और ऐसी परिस्थितियों में बगैर नेतृत्व के शक के ऐसा संभव होता नहीं है। तो ये परोक्ष रूप से हमेशा आतंकवादियों के और पाकिस्तान के ये हमेशा ये हमदर्द होते हैं ये पार्टियाँ। लेकिन ये हमारी आवाम को फैसला करना है कि क्या ये पाकिस्तान परस्त, आतंकवादी परस्त, क्या उनको इस देश में रहने का हक बनता है।
और इतना ही नहीं, उसका एक प्रवक्ता था अनुराग भदौरिया, वो क्या बहस कर रहा है, कह रहा है कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, तो ये दोष जो है वो योगी सरकार का है कि जिसके शासनकाल में ऐसे नारे लगे। जरा आप इस तरह के तर्क को जरा सुनिए। किसी के यहाँ चोरी हो जाए तो चोर कहे कि भाई चूंकि तुम असावधान थे, तुम जो हम चोरी कर रहे थे जो है, तो और तुम हमको चोरी करने से रोक नहीं पाए और हम चोरी कर ले गए, इसलिए दोष तुम्हारा है जो कि तुम सावधान नहीं रहे। ऐसे तर्क देने वाले जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, अब सवाल है कि वो समाजवादी पार्टी सत्ता में आने की दौड़ लगा रही है, सत्ता पर बैठने बताई। तो ऐसे लोग जब सत्ता में बैठेंगे, वो शासन प्रशासन का क्या हाल करेंगे, क्या जो है इस देश को, इस उत्तर प्रदेश की जनता को देंगे, हमारे भारतीय भाई बहनों को देंगे। ये बहुत गंभीर ये विचारणीय प्रश्न है। लेकिन इस गंभीरता को भारतीय जनता दल देख भी रहा है, अपनी आवाम को बता भी रहा है, लेकिन बीजेपी वाले बिल्कुल नहीं। बीजेपी वालों के लिए तो समाजवादी पार्टी उनके लिए हेली मेली है। सवाल इस बात का है। पंचायत का चुनाव योगी महोदय ने इसीलिए करवाया कि सपा के गुंडों का पंचायती राज व्यवस्था में उनका भी कुछ वर्चस्व स्थापित हो जाए, और हो भी गया। इसीलिए तो बीजेपी वालों का, योगी जी का जो सपा का जो विरोध है वो मात्र दिखावा है। और ऐसी ताकतों को चुनाव नहीं, देश के बाहर देशभक्ति का तकाजा है कि उनको देश के बाहर कर देना चाहिए। जैसे ये राहुल मैंने दिन रात भारत के खिलाफ गद्दारी करता रहता है, लेकिन ये जो गद्दारी करता है तो सिर्फ वो इन आइसोलेशन नहीं करता है, मोदी जी की शह है। मोदी जी ये कह चुके हैं कि भाई जब तक मोदी हैं तब तक आप मजे लीजिए और देश के खिलाफ गद्दारी करते रहिए। अब तो ये जब तक मोदी जी हैं तब तक ये राहुल गांधी के द्वारा भारत के खिलाफ गद्दारी करवाते रहेंगे। उसका तात्पर्य यही होगा। यानी 2 साल बीत गए हैं, 3 साल और जो है इससे राहुल से देश के खिलाफ गद्दारी करवाते रहेंगे। ये देश के लोग जान जाएं। और ऐसा वो लोकसभा में भी कह चुके हैं कि जब तक मोदी हैं तब तक आप मजे लीजिए, मजे लीजिए, मतलब कि देश के खिलाफ गद्दारी करते रहिए, ये पूरी आपको छूट है। वो किसी ट्यूब पर देखिए, ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं ये थोड़ी बड़ी उलझी हुई चीज़ें हैं। हमारे जो भोले भाले भारतीय भाई बहन हैं, हो सकता है कि उनको समझने में दिक्कत हो, तो यदि वो समझ नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। भारतीय जनता दल तो उसको सरल शब्दों में बता रहा है, और बताने का मुख्य तात्पर्य यह है कि ये जो मैंने समाज विरोधी जो ताकतें हैं वो कितनी खतरनाक हैं और उनके कारनामे कैसे हैं, और कोई बात नहीं। तो एक जो है पेगासस एक सिस्टम है फ़ोन टैपिंग का, शायद इस सरकार ने लगवाया हुआ है, और शायद वो इजराइल से मंगा गया है। कोई NSO कोई कंपनी, NSO कोई सिस्टम या कंपनी, उससे ये मंगाया गया फ़ोन टैपिंग। और शायद ये बात उभर के आ रही है कि कुछ पत्रकार जो कि माहौल बना रहे हैं GNPC के पक्ष में,
वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। तो ये तो बीजेपी के लोग और मोदी महोदय बहुत बेवकूफ़ किस्म के आदमी हैं कि जो ये पता कर रहे हैं कि ये जीएनपीसी वाले जो पत्रकार हैं वो क्या सोचते हैं। वो तो सरेआम जो है, जो जितने भी जीएनपीसी के पाप हैं, जितने भी ये नेहरू के पाप हैं, जितने भी इंदिरा गांधी के पाप हैं, जितने भी राजीव गांधी और जितनी गद्दारी के पाप, सबको जो है वो निगल करके बस एक ही चर्चा वो चला रहे हैं कि कैसे फिर से ये सत्ता में वापसी करे। खास करके ये दो यूट्यूब हैं, एक सत्य हिंदी या सत्या बोलते हैं, सत्या हिंदी जो कि आशुतोष चलाता है, और दूसरा जो है सौरभ द्विवेदी करके है, वो लल्लन टाप चलाता है। ये दोनों जब इन दोनों का बस यही है कि किस तरह से ये देश की सबसे अभिशाप पार्टी जो है जीएनपीसी, देखिए जीएनपीसी के विषय में कुछ लोग कहते हैं कि भाई सब आप जीएनपीसी के पीछे क्यों पड़े हैं, वो तो मर चुकी है। ऐसा ख्याल करना बहुत गलत फहमी होगी, बहुत मुगालते वाली बात होगी। ये इतनी खतरनाक तंजीम है कि कब मैंने ज़मीन से निकल करके वो पेड़ न बन जाए, वो देर नहीं लगती है। जैसे कि इस देश के लिए कोरोना वायरस के कई वेरिएंट आए, पहला आया, दूसरा जो है वो एक वेरिएंट आया, अब तीसरा जो है वो डेल्टा वेरिएंट आ रहा है। तो ये जो जीएनपीसी है इसके कई वेरिएंट हैं और सब के सब जो है बहुत खतरनाक है वो इस देश के लिए और हमारे मुल्क के वजूद के लिए। उसमें बस सवाल बस इतने से है कि एक मीडिया का पूरा जत्था एंड बैटरी ऑफ मीडिया का एक समूह, बौद्धिक वर्ग का समूह, इतिहासकारों का समूह, ये जीएनपीसी के पापों को ढक करके और जीएनपीसी के पक्ष में जो है ये माहौल बनाते हैं। और दूसरी और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि हमारी आवाम को ये कदाप नहीं भूलना चाहिए कि ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी तो जो है इसी जीएनपीसी से ही निकली है, एनसीपी इसी जीएनपीसी से ही निकली है, आरजेडी, शिवसेना जो है जीएनपीसी के द्वारा ही बनाई गई है, स्थापित की गई है। और भी इसी टाइप की जो डीएमके, एआईटीएमके, टीडीपी, अकाली, सब इसी के डीजेनरेटिव्स हैं, इसी की ब्रीड हैं, इसी की क्लास हैं। तो जब तक ये पार्टियां जिंदा हैं तब तक कदाप मानिए कि जीएनपीसी मर गई है। जीएनपीसी इन्हीं रूपों में जिंदा है। हाँ, अब उसका जो मेन पेड़ है तो आप उसको जो है कांग्रेस कहते हैं, लेकिन ये विभिन्न रूपों में इस देश को डस रही है और नुकसान पहुंचा रही है। तो ये पत्रकारों का एक गिरोह है तो जो कि यूट्यूब पर इस तरह से माहौल बना रहा है। आप उनकी बात आपको सुनिए, बस एक ही रहता है कि कैसे ये कांग्रेस वापसी करेगी, कैसे सत्ता में आएगी और सारी झूठ बातें दूसरी पार्टियों को फासिस्ट और सांप्रदायिक और कांग्रेस को सेकुलर, जबकि सबसे ज़्यादा फासिस्ट, सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक, घोर जातिवादी और देश को बांटने वाली
वो ये जीएनपीसी है। उसके इस पाप को छिपाते हुए ये भाट की तरह जो है वो ये जितने भी पत्रकार हैं सत्य हिंदी और ललन टॉप पर बैठते हैं। उनके कुछ नाम हैं। एक है अम्बरीश कुमार और मुकेश कुमार और हरजिंदर और फिर वही जो पुराने इनके जो चमचे हैं, विनोद शर्मा वो अक्सर आपको दिख जाएगा। आशुतोष जो तो उसका चैनल ही है ये सत्य हिंदी। आलोक जोशी और शरद प्रधान, राहुल श्रीवास्तव और विकास पांडे, ये तमाम दिखेंगे। और इसके अलावा जो और भी ये पत्रकार हैं, जो एनडीटीवी वाले जो हैं, रवीश कुमार, निधि राजदान, निधि कुलपति और मनोरंजन भारती और संकेत उपाध्याय, श्रीनिवास जैन, ये संदीप चौधरी और मानव गुप्त, वो न्यूज़ 24 वाले, और जो मालकिन है उसकी अनुराधा प्रसाद, और इसके बाद अभिषार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, विनोद दुआ और प्रभु चावला, बरखा दत्त, राजदीप सर देसाई, और ये उर्मिलेश, शेखर गुप्त, आरफा खानम, राहुल कंवल, एक आता था वो करण थापर, अजीत अंजुम, अशोक वानखेड़े, विनोद अग्निहोत्री, राणा अयूब, स्वरा भास्कर, और एन राम, सिद्धार्थ वरदराजन, ये सब के सब जो है जीएनपीसी के गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के पाले हुए हैं। उनकी जो लूट जो इन सबों ने देश को लूटा है, उन्हीं के टुकड़ों पर ये पलने वाले। कहने में हमको जरा भी वो नहीं है। शुद्ध शब्दों में आज उसी अभिशाप को वापस लाने के लिए ये माहौल बना रहे हैं। ये जरा भी उनकी बातों से नहीं लग रहा है कि भाई वो विपक्ष या सत्ता में लाने के लिए जो सोच रहे हैं वो इस देश का अभिशाप है। देश को नहीं भूलना चाहिए कि अंग्रेजों की गुलामी के वक्त में जहां एक ओर हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के शहीद आजम भगत सिंह और हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला और अमर शहीद खुदीराम बोस इस मुल्क की आज़ादी के लिए जान दे रहे थे, वहीं देश के गद्दार जो है वो अंग्रेजों के साथ थे। उनकी भी अच्छी खासियत जो है वो तादाद थी। और वो उसका परिदृश्य जो है वो जो है प्लासी का जो युद्ध था, प्लासी युद्ध में सिर्फ एक मिर्जाफर नहीं, प्लासी युद्ध में जो 1 लाख लोग जो तमाशा देख रहे थे, उनमें अच्छी खासियत आदत यह थी कि वह क्लाइव को इस देश का दुश्मन नहीं मान रहे थे, बल्कि दुश्मन मान रहे थे वो नवाब सिराजुद्दौला को। वही दृष्टिकोण रखने वाले
रानी जब हम माने अपनी वीरांगना और अमर शहीद रानी लक्ष्मीबाई की गाथाओं पर सीना फुलाते हैं, साथ साथ ये भी जान लीजिए कि रानी लक्ष्मीबाई को पकड़वाने वाला सिंधिया परिवार है, जो कि राजनीति में उसके पैर वो जमे हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के पहले पूरा आधा का आधा सिंधिया परिवार जो है, आधा जो है वो जेएनपीसी में और आधा इसमें बीजेपी में। ये पार्टियां जो है देशद्रोही हैं, जो कि हमारे अमर शहीदों के खिलाफ गद्दारी करने वालों को साथ में रखती हैं। तो कहने का मतलब, और वही हाल इन पत्रकारों का है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जहां देश को जरूरत है एकता की, भारतीय एकता की, भारतीयता आधारित अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा और सद्भाव और आपसी प्रेम, आपसी श्रद्धा और आपसी स्नेह की आवश्यकता है। और हमारे जितने भी भारतीय भाई बहन हैं उन्हें भारतीयता का सद्भाव, अपनापन दिखाने की आवश्यकता है, एकता लाने की जरूरत है। और जिस वक्त ये स्थापित हो जाएगा सभी कुछ संभव है। लेकिन अभी भी हमारे इस भारतीय समाज का कुछ तबका अभी भी कुछ दुबका हुआ है, अभी भी उसको आने में संकोच है। भारतीय जनता दल का ये निवेदन है कि आप संकोच मत करिए। भारतीय एकता इस भारत राष्ट्र के लिए पैरामाउंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। और राष्ट्र के रूप में यदि हम मजबूत रहेंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं, अपने देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, और विश्व की जो है वो सिरमौर शक्ति के रूप में भी हम उभर सकते हैं। लेकिन भारतीय एकता के अभाव में और इन देश विरोधी ताकतों को भारत के अंदर पालते हुए ये बिल्कुल बहुत ही कठिन है, बहुत ही नामुमकिन है। तो इस देश में भारतीय एकता भी आनी चाहिए, भारतीय एकता ही आनी चाहिए। और भारतीय एकता के लिए कोई भी तबका हमारा छूटे नहीं, और सबको ससम्मान इज्जत के साथ। और अभी भी कुछ जो कहा जा रहा है कि अभी भी कुछ तबके अभी जो आने में रह गए हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा कि देश, हमारा मुल्क भारत राष्ट्र जो है उनके लिए भी वही महत्व रखता है जो बाकी जो है हमारे देशवासियों के लिए भी। देश की सर्वोच्चता का आभास उनमें भी होना चाहिए, और देश की सर्वोच्चता तभी वो चरितार्थ होगी, सार्थक होगी, कामयाब होगी, जबकि देश में एकता आएगी। और देश में एकता आने का एकमात्र जो है वो जो मंच है, आधार है, वो भारतीयता है। इसके अलावा जो है पूरे देश में वो एक करने का, इसके भारतीयता के अलावा जो है और कोई आधार नहीं है। बाकी तो देश के अंदर विखंडित करने के लिए इन सबों ने इतनी घातक जो परिभाषा बना रखी है एकता की, अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हम लोग अनेक हैं। हम लोग जो है जातियों के आधार पर अनेक हैं, संप्रदायों के आधार पर अनेक हैं, भाषाओं के आधार पर अनेक हैं, हम लोग जो है प्रांतों के आधार पर अनेक हैं। हम लोग अनेक ही अनेक हैं, हम लोग एक नहीं हैं। ये इनका और उनमें एक भ्रामक चीज डाला कि इस अनेक में हम एक हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इन सबों ने हर तरह से
देश की एकता को तोड़ने का, यानी वो बिल्कुल हमेशा हर वक्त जो है साजिश की है। उसी में अनेकता में एकता को जो 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 ये जेएनपीसी इस देश के सबसे बड़ी दुश्मन है, सबसे बड़ी अभिशाप है, उसी के पति चिन्हों पर ये बीजेपी भी चल रही है। अनेकता में एकता। मोदी जी कभी भी अपने सभाओं में नहीं बोलते हैं कि हमारे भारतीय भाई बहनों, कभी भी उन्होंने इससे संबोधन नहीं किया कि हमारे भारतीय भाई बहनों। इसलिए वो भी मानते हैं कि हम अनेक है, तो एकता में उनको भी विश्वास नहीं है। अब ये देश को पूछना चाहिए कि मोदी महोदय जरा ये बताइए कि भारतीय एकता के अभाव में या आपका जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद माइनस ये भारतीय एकता, तो आपका कौन सा राष्ट्रवाद है? जिस राष्ट्रवाद में भारतीय एकता न हो वह कौन सा राष्ट्रवाद है मोदी महोदय, आप बताइए। तो ये हमेशा समाज को छलने वाले हैं। तो वो जो ये जो यूट्यूब पर खास करके ललन टॉप और सत्य हिंदी, और उसी पर कह रहा था कि एक पेगासस करके फोन टैपिंग का मामला, पेगासस की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता दल के पास अभी उतना साधन नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करता है कि पेगासस आप मत लगाइए। जितने भी इनके पत्रकार हैं, जिनका नाम अभी गिना गया है, सबको बुलाइए। और भारतीय जनता दल अकेले इन सारे पत्रकारों को बेनकाब करते हुए इस जेएनपीसी को देश के सामने बेनकाब करेगा। पेगासस के द्वारा फोन टैपिंग की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आप नैतिक रूप से जो है बिल्कुल कायर हैं, इसलिए आप जो है पेगासस जो है फोन टैपिंग का सहारा आप ले रहे हैं। भारतीय जनता दल तो खुलेआम कह रहा है कि ये देश के गद्दार हैं, और ये पत्रकार भी देश के गद्दार हैं, क्योंकि ये देश के गद्दारों को वापस लाने के लिए ये सब ये साजिश कर रहे हैं और माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके डिस्कशन को जरा आप लोग कभी ध्यान से देख लीजिए, उनकी परिचर्चा को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सिर्फ ये जेएनपीसी कैसे वापस आए, ये जरा भी मतलब कि उनको ख्याल है कि जेएनपीसी कितनी घातक है। नेहरू ने किस तरह से देश को बांटा, कैसे ये भुलवा देंगे कि नेहरू के ही कारण जो है देश बटा, 25 से 30 लाख लोगों की जान गई। और इसके पहले भी आजादी के नाम पर, आजादी की लड़ाई के नाम पर ये हमेशा जो है अंग्रेजी सरकार के हमेशा मुखबिरी और दलाली करते रहे, और हमेशा अपने जो उनके पाले हुए जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं और जो मीडिया के लोग हैं और जो उनके जादूकार इतिहासकार, उनके द्वारा जो है जिन हमारे अमर शहीदों ने जान दी, उसको हमेशा पृष्ठभूमि में रखवाया। और पृष्ठभूमि में ही नहीं, उनको आतंकवादी, जैसा कि बताया गया ना कि एक बार हमारे अमर शहीद जो है ये भगत सिंह, यही तो इस बात का बहुत दुख है कि जिस अमर शहीद भगत सिंह को जेएनपीसी ने आतंकवादी के रूप में लिखवाया हुआ है, वही हमारे पंजाब के रहने वाले हमारे भारतीय भाई बहन वो भगत सिंह की फोटो भी लगाते हैं और उसी कांग्रेस को वोट भी करते हैं जो इनको आतंकवादी के रूप में लिखवाया है। इसी दुविधा से निकालने के लिए भारतीय जनता दल हमारे पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहनों से विनती करता है
कि आप इस दुविधा से बाहर आइए। ये जीएनपीसी ने भगत सिंह को आतंकवादी के रूप में अभिलेख में दर्ज वो करवाया हुआ है। भगत सिंह को नहीं, जितने भी ये हमारे अमर शहीद रहे हैं उनको क्रांतिकारी आतंकवादी के रूप में। और इतना ही नहीं, भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को 12 घंटे पहले मारने के लिए ये मोहनदास करमचंद गांधी वायसराय को सलाह दे आया था। ये फांसी जो है उनको 24 मार्च को लगने वाली थी। सुबह फांसी सुबह ही लगती है। देश कह रहा था कि भाई जाकर फांसी इनकी रुकवाओ, और ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जाकर उनको सलाह दे आ रहा है कि भाई ये लोग चूंकि जनता में बहुत लोकप्रिय हैं और इनको फांसी वसी हो गई तो फिर बहुत ज़्यादा ये विरोध हो जाएगा, प्रोटेस्ट हो जाएगा, बहुत अशांति फैल जाएगी और बहुत बड़ा विप्लव हो जाएगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो इनको रात को ही मार दीजिए, शाम को ही मार दीजिए। तो फांसी के इतिहास में पहली बार जो है हमारे इन अमर शहीदों को शाम को ही कोई मार दिया गया, इसे गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की सलाह पर। और उसके साथ यही गद्दार जो है जवाहरलाल नेहरू भी था। सुभाष चंद्र बोस को रूसी शासकों की सहायता से रूस के जेलों में मरवाने वाला नेहरू ही था। ऐसे गद्दारों के जिसने देश बंटवाया हो, पाकिस्तान बनवाया हो, जो है और भारत की जमीन जो है वो चीन को दी हो, इसको विखंडित करके रखा, उसके पक्ष में ये पत्रकारों का मंडली जो है आज भी सक्रिय है। तो मोदी महोदय बीजेपी वालों से ये कहना है कि आपको किसी पैगासस मैकेनिज्म के द्वारा फोन टैपिंग की आवश्यकता है ही नहीं। भारतीय जनता दल के पास चूंकि साधन नहीं है, साधन हो जाएगा तो ये खुद इसकी व्यवस्था कर लेगा। लेकिन आप ये सारे पत्रकारों को बुलाइए और भारतीय जनता दल अकेले ही काफ़ी है इनको बेनकाब करने में और जेएनपीसी को भी बेनकाब करने में, ताकि ये मामला जो है देश के सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि ये जो जेएनपीसी जो है वो विपक्ष के रूप में आने के काबिल है। और विपक्ष तो बीजेपी भी मानती है कि लोकतंत्र के लिए, देखिए तर्क क्या देती है बीजेपी। हालांकि देखिए इस तरह का प्रस्ताव तो भारतीय जनता दल ने जरूर कहा है, लेकिन ये बीजेपी कभी करेगी नहीं, जो मेरा अंदाज है, क्योंकि बीजेपी खुद इस जेएनपीसी को विपक्ष मानती है। अब विपक्ष में मानने का इसका एक साजिश है। इसी को दिखा करके है, इसी की अपेक्षा अपने को बेहतर के रूप में दिखा करके वो चुनावी माहौल बनाती है। तो बीजेपी भले जो है इस देश के अभिशाप हो, भले इस देश के साथ गद्दारी करती रहे, भले इसने देश को लूटा हो, इसके सारे पाप को ढकते हुए इसको विपक्ष के रूप में जो हमेशा वो रखना चाहती है ये बीजेपी बस यहीं तक उसकी सीमा रहती है कि ये परिवार वाली पार्टी है। तो उसकी नज़रों में परिवारवाद ही वो सबसे बड़ा अपराध है। ये कभी नहीं कहती कि ये देश की गद्दार है, क्योंकि बीजेपी की नज़रों में, मोदी की नज़रों में देश का महत्व नहीं है। देश का महत्व होता तो जो देश के खिलाफ गद्दारी कर रहा है उसको कभी भी विपक्ष नहीं मानता। ये कहता है कि भाई कैसे कैसे ये गद्दार जो है समाप्त हो, भारत की पावन धरती से ये नष्ट में नाबूद हो। वो जो है यदि देशभक्ति उसके जहन में है तो, क्योंकि देशभक्ति का ये नाटक करते हैं, दम में भरते हैं, उसको वेपअप करते हैं, ओट बटोरते हैं, लेकिन यह देश के दुश्मनों को
इसलिए पालते हैं ताकि इनको दिखा करके एक चुनावी माहौल बनाया जा सके। तो अपने चुनावी फायदे के लिए देश के दुश्मनों को पालना, यह देश के खिलाफ एक बहुत बड़ी गद्दारी है। इतिहास बीजेपी को, मोदी जी को इसी रूप में मूल्यांकन करेगा। इतिहास ये भूल जाएगा कि ये रेवड़ी बांटे थे विकास का, ये किए थे वो किए थे, लेकिन इतिहास मोदी जी को और इस बीजेपी को जरूर इस रूप में याद करेगा कि ये वो पार्टी है जो कि जेएनपीसी जैसे खतरनाक माने ये संगठन को जो कि घोर देश विरोधी है, इस देश को लूटने वाली है, सारे उसके पाप को धुल करके विपक्ष के रूप में रख करके देश के साथ गद्दारी करने वाली ये पार्टी है बीजेपी और मोदी जी। और ये सारी बातें इसलिए कही जा रही हैं कि भारतीय जनता दल का कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए महत्व है देश और आवाम। ये दो जो पैरामीटर हैं, इसके प्रति यदि सजग हुआ जाए तो सारी चीज़ें जो है बोले अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। हमारी आवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, जो कि सम्मान का भूखा है, जो बराबरी के भाव का भूखा है, वो न करके रेवड़ी बांट देना और ये जेएनपीसी जैसे देश के दुश्मनों को पालना, ये कदाप जो है सर्वथा जो है इस देश के साथ विश्वासघात है। भारतीय जनता दल हर वक्त ये सिखाता रहता है, अरे भाई आप जापान की बात करते हैं, जापान की मिसाल देते हैं नहीं भाई कि जापान एक देश है, जापान ने जो है कम से कम जो बुलेट ट्रेन बन रही है अहमदाबाद और मुंबई के बीच में, उसने सहायता दिया है, उसने आर्थिक मदद भी दी है और टेक्नोलॉजी भी का भी कुछ जो है वो टेक्निकल भी असिस्टेंस दिया है, उसकी सहायता किया है। तो और कौन जापान, जो कि 1945 में जब एटॉमिक बम उस पर गिरा था नागासाकी और हिरोशिमा पर, तो वो तबाह हो गया था। लेकिन कोई मौलिक बात तो होगी ना। उसकी मौलिक बात यही थी कि वहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे लिए पिता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा बौद्ध धर्म है और बौद्ध धर्म से बहुत ऊंचा हमारा देश है। क्या ये भाव यहाँ पर है कि जो उनका पंथ से ऊपर देश है? जरा पूछ लीजिए, बीजेपी वाले से पूछ लीजिए। वो तो ये सिखाते हैं कि उनका हिंदुत्व ही सबसे ऊपर है, ये सिखाते हैं। और उन्हीं के देखा देखी इधर भी कट्टरवादी हैं, उनके लिए वो इस्लामी जो है वो सबसे ऊंचा है। जब तक ये नहीं कि भाई हमारे लिए देश सबसे ऊंचा है और उसी के ठीक नीचे हमारी आवाम है और उसके बाद ही कुछ माने कोई चीज़ है। सबसे ऊंचा देश, फिर उसके बाद हमारी आवाम और उसके बाद कुछ भी, उसके बाद चाहे वो हिंदुत्व हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये तो इस भावना को होना चाहिए और उस आवाम को इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए और बराबरी चाहिए। अरे जिसके साथ जो है हजारों साल तक जो है शोषण हुआ, आज उसको बराबर का सम्मान देने के लिए भी जो है आज जो है वो 70 साल लग गए। आज भी कुछ कट्टरवादी उनको चमार और हर्जन कर रहे हैं। कोई न रोकने वाला है, न कोई टोकने वाला है। कैसा लोकतंत्र भाई, अब बताइए ना। तो इसीलिए भारतीय जनता दल बराबर इस बात कहता है कि भारतीय एकता बराबरी का, और बराबरी का मतलब यह है कि जब सभी लोग भारतीय नागरिक हैं तो फर्क आएगा। किस बात का फर्क? अब इसमें यही है कि जो इशारा कर रहा है भारतीय जनता दल, अभी भी कुछ तबके जो सामंतशाही सोच के हैं भारतीय एकता में अभी आने में अभी पीछे हैं। लेकिन ये इतिहास जरूर पूछेगा
कि क्या आपके लिए देश का महत्व नहीं है? क्या आपके लिए इस देश की आवाम का महत्व नहीं है? ये उनको भी सोचना पड़ेगा। और यदि वो पीछे रह जाते हैं तो इतिहास उनका पूरा वो हिसाब करेगा। देशभक्ति जो है बहुत बड़ी चीज है, और हर मामले में देशभक्ति का तगाजा तब है जब चीन का सामान आता है, तो चीन के सामान सस्ते के नाम पर एक बहुत बड़ा वर्ग उसको बेचने वाला, एक बहुत बड़ा वर्ग उसको खरीदने वाला। तो एक नमूना है कि देशभक्ति का कितना बड़ा अभाव है, लेकिन उसको आना जरूरी है, और वो भी देशभक्ति सच्चे अर्थों में। और यही समझ जेएनपीसी वालों ने वो तो कब ही रहा था उसी में। सत्य हिंदी वाले जो मैंने यूट्यूब की परिचर्चा में कि इन जेएनपीसी वालों ने देशभक्ति को परिभाषित कर रखा था कि देश मतलब नेहरू, देश मतलब इंदिरा, और नेहरू इंदिरा से भक्ति ही देशभक्ति है। इतने घातक हैं और इतने जो है ये यानी राष्ट्रीय रूप से बदमाश हैं सब। तो इनका इस देश में ही रहना जो है इस देश के लिए अभिशाप है, और इनको वोट मिलना तो एक राष्ट्रीय कलंक है। इस राष्ट्रीय कलंक को आप लोग मिटाइए। बहुत हो चुका। देश के गद्दार जो है हमारे सामाजिक जीवन में रहे, हमारे राष्ट्रीय जीवन में रहे, यह देश को नाकाबिले बर्दाश्त है। ये जेएनपीसी जैसे लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगवाएं और लोग उनको वोट भी करें। तो इस दुविधा से हमारी भारतीय आवाम को वो निकलना पड़ेगा, और इनको शिकस्त देनी पड़ेगी। किस पर? ईवीएम मशीन पर। तो इस दृढ़ता के साथ वो सबको आना पड़ेगा भारतीयता के माहौल में। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।